हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है संगीत झा और आप लोगों का स्वागत है जीएस विद संगीत सर के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो? ठीक हो? बढ़िया हो एकदम? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बताइए कमेंट सेक्शन में किस तरीके से आपकी पढ़ाई चल रही है। सर दिक्कत चल रही है, बहुत सारा सिलेबस है, उसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों की बहुत डिमांड आ रही थी और मैंने मैथ्स की वीडियो अपलोड की थी, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिली उस चीज़ से, पर उसको फॉलो करना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। तो हमने जीएस पर वीडियो बना दी है, हमने मैथ्स पर वीडियो बना दी है। अब सबसे भयंकर चीज़ जो होती है कि है तो छोटी चीज़, पर लोगों ने इसको हवा बना दिया है, सर इंग्लिश कैसे स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि एसएससी हो या फिर एनडीए या सीडीएस एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, इंग्लिश तो पूछी जाती ही जाती है। तो ये बताइए सर, हम इंग्लिश को किस तरीके से अच्छा करें और हम इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे एग्ज़ाम्स में इतना कुछ आता है, इंग्लिश कैसे करेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए, जैसे मैथ्स में मैंने आप लोगों को कुछ टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी बताया था, वैसे ही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ कि 5 स्टेप में मैंने इसको बांट दिया है। कोई इसको 3 स्टेप में भी, 10 स्टेप में भी डाल सकता है, पर मैं चाहता हूँ कि इसको 5 स्टेप में ही हम रखें और आखिरी के 4-5 आपको दिख ही रहे होंगे हम 5 स्टेप कौन कौन सी बात कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा है, आप नंबर 1 नंबर 2 को भी चेंज कर सकते हो अपने तरीके से। मैं किसी पर ये नहीं बोलता कि यही फॉलो करो, इससे बेहतर मिलता है तो उसे फॉलो करो, पर मैंने जो अपनी लाइफ में देखा है, बच्चों को पढ़ाया है, तो उस हिसाब से मैं देख रहा हूं कि जो वोकैब का सेक्शन होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। वोकैबलरी जिसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपके ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, ये सब कुछ आता है। मतलब कोई शब्द लिखा गया है उसके बारे में मीनिंग, और ये इसके लिए कोई भी ऐसा कोई ट्रिक छोटी सी मौजूद नहीं है कि ये 50 याद कर लो, ये 100 याद कर लो, ये 200 याद कर लो, उसी में हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगाने होंगे, और अगर आपने इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है पिछले, जब से आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आज ही से स्टार्ट करना चाहते हो कि मेरी वीडियो के बाद ही स्टार्ट करेंगे, तो जो बच्चे स्टार्ट करने वाले हैं, अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2024-2025, कभी भी उनका टारगेट ये है, तो यार सबसे पहले वोकैब सेक्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। किताब लेने के लिए आप दे सकते हैं, नीतू मैम की किताब है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर सेशन फ्री में पड़े हुए हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं, या आप कोई भी यूट्यूब पर वीडियोस देखकर वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। मैं वोकैब के लिए ये नहीं कहता कि सब कुछ 1000 के 1000 पढ़ने लग जाओ, रोज 10, रोज के रोज आप 10 सिर्फ वोकैब पढ़िए, सिनोनिम्स पढ़िए, एंटोनिम्स पढ़िए, उसको किस तरीके से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अप्लाई कर सकते हैं, ईडियम्स को पढ़िए, 10 उसके पढ़िए। रोज आपको 20 नहीं पढ़ने हैं, 40 नहीं पढ़ने हैं, रोज 10 पढ़ने हैं। 10 नहीं हो पा रहे हैं, रोज 5 पढ़िए। पर वोकैब सेक्शन आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप वोकैब में सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करोगे, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी। बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो हम नहीं कॉम्प्रिहेंड कर सकते। भाई हमने मैथ्स पढ़ना है, हमें जीएस पढ़नी, इतना सारा सब्जेक्ट्स उसके अंदर, फिर हमें क्या कहते हैं रीजनिंग पढ़नी होती है। तो इंग्लिश के सेक्शंस में रटना और आपको कॉम्प्रिहेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक बार में। तो ये टाइम लेता है, ये 3 महीने का, 4 महीने का एक प्रोसेस होता है। तो उसमें आप लोगों को कम से कम रोज की, जिस तरीके से हेडेक ना बने उस वो एग्जाम के लिए, तो आप उसे 5-5 या 10-10 वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स के लगा सकते हैं। उसे याद कीजिए, रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, फिर रटना पड़ेगा, भूलोगे फिर रटना पड़ेगा। आधा घंटा रोज वोकैब देना पड़ेगा, नहीं होगा इसके बिना। दूसरा सेक्शन है हमारे पास ग्रामर का। ग्रामर का सेक्शन जो है, जिसमें आपके नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, एडवर्ब्स, ये सब चीज़ें आती हैं। मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख दिया है जिनको नहीं पता होता। मैंने देखो क्या लिखा है, ग्रामर इक्वल टू मैथ्स लिखा है। ये बहुत कम टीचर लिखते हैं। ये मेरा थोड़ा खुराफाती दिमाग है, आप जानते ही हैं कि किस तरीके से संगीत सर सोचते हैं इस चीज़ के बारे में। तो मैंने इसको रखा है ग्रामर इक्वल टू मैथ्स। आपने अगर मैथ्स वाली मेरी वीडियो देखी होगी, इसमें मैंने बताया है कि जब हम पढ़ते हैं ना मैथ्स को, तो मैथ्स में भी कुछ ना कुछ क्या रहता है, आपके रूल्स होते हैं कि टाइम एंड स्पीड में ये फॉर्मूला लगने वाला है। डिस्टेंस नहीं दे रखा है तो हमें देखना पड़ेगा कि स्पीड और डिस्टेंस में कोई रेशियो बन सकता है क्या, या फिर रेशियो एंड प्रपोर्शन में कितना घटा कितना ज़्यादा हुआ है, रेशियो कैसे बैलेंस करें। तो उसके पीछे एक ट्रिक होती है जिसे हम रूल्स कहते हैं। तो वो रूल्स जो हैं, जिसे मैंने क्या लिखा हुआ है, मैथ्स जो है रूल्स पे काम करती है, तो ग्रामर भी डायरेक्ट रूल पर ही काम करता है।
कोई एरर डिटेक्शन में कि किसके पास कौन सा वर्ड आएगा, इज एम आर किसके साथ आता है, जब तक ग्रामर पे आपकी पकड़ नहीं होगी आपका पैसेज भी उस पर टिका हुआ होता है, जिस पे हम तीसरे नंबर बात करने वाले हैं। आपका पैसेज, आपका क्लोज टेस्ट, आपका पीक्यू वायरस फॉर्मेशन, जंबल सेंटेंसेस जो रहते हैं वो भी आप सही से नहीं कर पाओगे अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग नहीं है। तो ग्रामर इज लाइक इंग्लिश का एक तरीके का एक बास्केट है जिसके अंदर वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ रखा हुआ रहता है। अगर ग्रामर नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। और ग्रामर इज लाइक कि तुम्हें रूल्स मैंने पेपर में दिखा दिया कि ये नाउन की लिस्ट है, ये प्रोनाउन की लिस्ट है, ये आपके कंजक्शन की लिस्ट है, ये एडवर्ब की लिस्ट है, ये वर्ब्स की लिस्ट है। मैं अगर आपको दे दूं ना और 1 महीना दे दूं ग्रामर पढ़ने के लिए, तुम इसमें छप्पड़ फाड़ दोगे। पर एग्जाम में क्या आता है ना, ग्रामर में एग्जाम में जो मूवमेंट होता है उसमें सब कुछ लिख कर नहीं आएगा कि ये नाउन के बारे में है, प्रोनाउन के बारे में है। तो बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रूल्स रटने के बाद। बार बार ग्रामर के रूल्स रटने पड़ेंगे। रटने के बाद उसे अप्लाई करना पड़ेगा मॉक टेस्ट में। गलतियां होंगी, कभी 10 में से 2 ही सही होता है, 10 में से 1 भी सही होता है, 10 में से कभी 1 भी सही नहीं होगा। अरे भाई, मेरे पास जो बच्चे केडी लैब में पढ़ने के लिए आते हैं वहां पर बच्चे बिहार से आए हुए, उत्तर प्रदेश के बेल्ट से आते हैं, जिन्होंने कभी भी इंग्लिश सही से पढ़ी ही नहीं है। वो ABCD भी 10th क्लास में आके सही से पढ़े हैं कि ABCD से सही से कुछ होता है, जिंदगी भर हिंदी में ही पढ़े हैं। और उनको जब SSC का एग्जाम होता है उनके लिए सर में दर्द हो जाता है कि क्या पढ़े हैं यार, कुछ आता ही नहीं है हमको। टीचर बोल रहा है द हिंदू पढ़ने के लिए, उसमें आर्टिकल्स पढ़ने के लिए, ये पढ़ने के लिए, वो पढ़ने के लिए, घंटा समझ में आएगा उसे पता ही नहीं है पढ़ना क्या है पहले आर्टिकल्स में। इंग्लिश का सेंटेंस उसे बोला नहीं जा रहा है, तुम बोल रहे हो उसको आर्टिकल्स पढ़ो, कॉम्प्रीहेंशन पढ़ लो। इसलिए मैंने कॉम्प्रीहेंशन तीसरे नंबर पे रखा हुआ है। मैंने चाहता तो कॉम्प्रीहेंशन रीडिंग बोलता कि ऊपर ऊपर कर लो, वो क्या बाद में कर लेना, पर मुझे पता है ना मेरे बच्चे कैसे हैं। उन्हें वो हिंदी बेल्ट वाले एरिया ज्यादा है। हम साउथ वाले बच्चों के साथ नहीं करते। साउथ वाले बच्चों का इंग्लिश थोड़ी अच्छी होती है, बचपन से उनको दिखाया जाता है, सिखाया जाता है। पर हमारा जो राजस्थान का इलाका है, हरियाणा का इलाका है, गांव वाला बेल्ट का एरिया है, इंग्लिश नहीं होती स्ट्रांग यार। तो सबसे पहले आप वोकैब को भी बाद में रख सकते हो, आप नंबर 2 को आगे कर लो। सबसे पहले ग्रामर को स्ट्रांग कर लो। आप सबसे पहले क्या करो, अपनी ग्रामर को स्ट्रांग कर लो। कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ हो रहा है, वोकैब याद नहीं हो रही है, सबसे पहले ग्रामर को ही स्ट्रांग कर लो। क्योंकि जब देखो कैसे पढ़ना है। सुबह सुबह उठो, जैसे 5 बजे उठो, 6 बजे उठो, 7 बजे उठो, तुम जब भी उठते हो यार, ठीक है। मैथ्स तुमने 1 घंटा पढ़ा, 1.5 घंटा मैथ्स पढ़ा, कोई भी टॉपिक ले लिया, एवरेज का टॉपिक ले लिया, या फिर कोई भी टॉपिक ले लिया तुमने, टाइम एंड स्पीड का ले, टाइम एंड वर्क का ले लिया, परसेंटेज का ले लिया, प्रॉफिट एंड लॉस का ले लिया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का ले लिया, तो सारे टॉपिक्स हो ही तो गए, ठीक है। तो सबसे पहले तुमने मैथ्स का 1 घंटा पढ़ लिया। मैथ्स 1-1.5-2 घंटा पढ़ने के बाद ग्रामर उठाना है। ग्रामर के रूल्स पूरे बाथरूम में, पूरे किचन में, पूरे हर जगह रूम में चिपका दो, जिससे याद हो जाए ग्रामर, रट जाए हर एक रूल। तो ग्रामर पे जब स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा तो वोकैब सेक्शन उसके 1 घंटे बाद उठाना। 5 वर्ड से स्टार्ट करो ना, मैं 10 बोला था ना पहले, तुम 5 ही वर्ड याद करो रोज आप वोकैब के। नंबर 1 और नंबर 2 रोज फॉलो होना चाहिए। ग्रामर और वोकैब रोज करनी है। कॉम्प्रीहेंशन वाली बात करेंगे, अभी उस पर बात करूंगा मैं। सबसे पहले क्या करना है, ग्रामर और वोकैब रोज ही करना है। वोकैब से आपका यह होगा कि आप जो ग्रामर पढ़ रहे हो उस पर स्ट्रांग होल्ड बन जाएगी, क्योंकि ग्रामर एक बहुत बड़ी चीज है, वोकैब उसका एक सेक्शन है। और वोकैब के लिए सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में उसमें हेल्प मिलती है। जब ग्रामर और वोकैब स्ट्रांग हो जाएगी तो कॉम्प्रीहेंशन अपने आप स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें अब वोकैबुलरी के वर्ड मीनिंग्स पता है, हार्ड वर्ड मीनिंग्स तुम्हें याद रहते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम्स तुम्हें याद रहते हैं, तुम्हें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत नहीं आती। तो अब जब तुम कॉम्प्रीहेंशन पढ़ोगे, उसके अंदर तुम कुछ आर्टिकल पढ़ोगे या फिर न्यूज़पेपर की रीडिंग मारोगे, तो तब तुम्हारा क्लोज टेस्ट, पैसेज के क्वेश्चंस अपने आप समझ में आने लग जाएंगे। पहले द हिंदू पढ़ना नहीं है, अपने सर में दर्द नहीं करवाना है कि मुझे तो इंग्लिश ही समझ में नहीं आ रही है। तुमने वोकैब स्ट्रांग की ही नहीं है, तुम्हारा ग्रामर वीक है, तुम चाहते हो तुमको आर्टिकल समझ में आ जाए एडिटर का। हो सकता है कभी ऐसा सोचा है? बच्चों को पता ही नहीं होता है कि तैयारी का लेवल किस तरीके से आगे बढ़ाना होता है। पहले 1 से 1.5 महीना, 2 महीना सिर्फ ग्रामर और वोकैब ही स्ट्रांग करना चाहिए। जब तुम्हें अच्छे इंग्लिश के वर्ड्स समझ में आने लग जाएं, उसके बाद कॉम्प्रीहेंशन पे कूदना चाहिए कि तुम्हें इंग्लिश के सेंटेंसेस को रीअरेंज करना आता है,
रीअरेंज का मतलब होता है कि पी का लेवल, पी के बाद आर आएगा, फिर क्यू आएगा, जैसे लिखा है मैंने पी क्यू आर एस। तो ये पी क्यू आर एस क्या है? ये पी क्यू आर एस का मतलब ये है कि जंबल सेंटेंसेस हैं, कि ये सेंटेंस के बाद ये आएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये आएगा, एक्शन वर्ब बाद में आएगा, ये सब चीजें। तो जब आपको कॉम्प्रिहेंशन, कोई आर्टिकल समझ में आने लग जाए किसी एक एडिटर का न्यूज़पेपर में, तो समझ लो तुम्हारी वोकैब और ग्रामर सही दिशा में आपकी बढ़ चुकी है, बहुत आगे। और सबसे आसान एक्चुअली कॉम्प्रिहेंशन ही होता है, क्योंकि इसमें अगर आपकी पकड़ बन चुकी है तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग आपका कॉम्प्रिहेंशन होगी। पैसेज के क्वेश्चन करना कितना आसान होता है। इस बार 2 पैसेज दिए थे आपके एमटीएस वाले, किसी एग्जाम में थे, मैं भूल रहा हूं किस एग्जाम में था। 2 कॉम्प्रिहेंशन मैंने देखा, 2 मिनट में बच्चों ने बोला सर ये तो इजी क्वेश्चन था, फटाफट कर दिया, 10 नंबर ऐसे ही आ गए हाथ में। तो क्लोज टेस्ट, पैसेज, पीक्यूआरएस, जंबल सेंटेंस के क्वेश्चन बड़े इजी आते हैं। पर इस चीज पर मार्क्स लाने के लिए पहले आपको ग्रामर और वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसेज में कभी कभी कुछ वर्ड ऐसा आ गया जो हार्ड वर्ड था और उन्होंने वो वर्ड वोकैब से उठाया हुआ है, और जिस बच्चे का वोकैब वीक है वो कॉम्प्रिहेंशन में करेगा क्या? समझ रहे हो मेरी बात को? ध्यान से समझ के काम करना। ऐसा नहीं है कुछ भी पढ़ने के लग जाए, इंग्लिश पढ़ने लगे तो सब कुछ पढ़ने लग जाए, सारा ग्रामर ही पढ़ लिए सब कुछ। नहीं, ग्रामर पढ़ो, उसको स्ट्रॉन्ग करो, वो कैब भी साथ साथ पढ़नी है। ऐसे नहीं कि पूरा 1-1.5 महीना पहले ग्रामर पढ़ी फिर बाद में वो कैब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। ग्रामर के साथ साथ वो कैब स्ट्रॉन्ग होगी तो आपके पास दोनों हाथों में लड्डू आएंगे। उन दोनों हाथों के लड्डू में कॉम्प्रिहेंशन आपका एक तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। जब आप रीडिंग लगाओ, जब आपका वोकैब और ग्रामर स्ट्रांग हो जाएगा, जब आप रीडिंग लगाओगे न्यूज़पेपर्स का, कोई नोवेल का देखोगे, तो आपके करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग होते जाएंगे। बच्चे बोलते हैं सर जीएस के लिए हमें कौन कौन सी वीडियोस देखनी चाहिए, आखिरी में क्या पढ़ें, अपॉइंटमेंट्स, ये अलाना फलाना ढिंगाना। हाँ वो भी पढ़ सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं करंट अफेयर्स में, हम पढ़ सकते हैं, स्ट्रांग है, बहुत सारे वीडियोस डाले जाते हैं, हम पढ़ सकते हैं। पर जब आप रीडिंग करते हो ना किसी आर्टिकल को, न्यूज़पेपर, ये नहीं कह रहा हूं 2-2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ने लगे उसके बाद सब अच्छा लग रहा है न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, नहीं, आधा घंटा ही न्यूज़पेपर पढ़ना है, अपने काम की चीज पढ़नी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया में दिल्ली टाइम्स नहीं पढ़ना है, हिंदुस्तान टाइम्स में एचटी सिटी नहीं पढ़ना है, वो फालतू होता है। मेन पढ़ना है एडिटर के जो आर्टिकल्स होते हैं, एडिटर के आर्टिकल से आपकी पर्सनैलिटी, ये पीडी लिखा है ना, पीडी, पीडी का मतलब होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं केडी लाइव में, बहुत सारे केडी कैंपस में बच्चे पूछते हैं मुझसे कि सर आप कैसे कैमरा को इस तरीके से फेस कर लेते हो फटाफट, आपको लगता है कि इतना कॉन्फिडेंस कैसे है? ये कॉन्फिडेंस, मैं भी भाई हिंदी बेल्ट से ही हूँ, बिहार के मधुबनी एरिया से, गाँव से आता हूँ, सिजोल के। मेरा इंग्लिश स्ट्रांग नहीं था, बहुत गोबर था मैं इंग्लिश में। मेरी इंग्लिश ऐसे ही ये 5 स्टेप करने के बाद ही इंप्रूव हुई है। और हम मैथिली बोलते थे घर पे, ज्यादा हिंदी भी नहीं बोलते थे, मैथिली बोलते थे। तो ठीक है। और ये मैंने क्या लिखा है सर, मूवीज। सर बाकी टीचर बोलते हैं कि मूवीज नहीं देखनी चाहिए, मूवीज से क्या ध्यान भटक सकता है। तुम मूवीज ऐसी देखते हो जो जिसपे ध्यान भटकता है। मूवीज ऐसी देखनी है जो तुम्हारा पर्सनैलिटी डेवलप कर सके। जो मैं बताता हूं तुम्हें मूवीज, इंटरस्टेलर, ग्रेविटी, सैन एंड्रियास, जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे जो मूवीज हैं, नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, एनिमल प्लैनेट पर आपके इन्वायरमेंट के कुछ वहां पर कंसेप्ट आते हैं। जब आप ऐसी चीजें डॉक्यूमेंट्रीज पढ़ोगे ना, स्पेस डॉक्यूमेंट्रीज, तो आपकी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट बढ़ने लग जाएगा। आपकी मूवीज देखने, जो इंग्लिश मूवीज होती हैं, जो अच्छी इंग्लिश मूवीज होती हैं, ये नहीं कि हमारी तरह बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरह गाना बजाना वाला देखने लगे हॉलीवुड के अंदर। हॉलीवुड के अंदर बहुत सारी मूवीज आती हैं जिसमें आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो सकती है। अगर आप देखो, जैसे कोई भूतिया मूवी हो गई द नन, अभी रिलीज हुई है, अब बच्चे द नन देखकर आ रहे हैं तो उसके अंदर कैसे कैसे वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं। मैं सही बता रहा हूं, मैंने बहुत से बच्चों को अपने, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था वीआईटी चेन्नई में, तो वीआईटी चेन्नई में जब बच्चे बात करते थे तो मूवीज देखकर उनकी पर्सनैलिटी 4 साल के अंदर ऐसी इंप्रूव हुई है, उसका कोई मायने ही नहीं है। इतना भयंकर उनका इंप्रूवमेंट हुआ है। और मूवीज में आपको छानना आना चाहिए कि क्या देखना है। ये जरूरी नहीं है कि आप मूवीज देखो एग्जाम टाइम में, नहीं, ये शुरुआती स्टेज में कि आपको इंग्लिश जो एक्टर या एक्ट्रेस बोल रही है वो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सबसे आखिरी स्टेज है। जब आप मूवीज देखोगे तो आपकी पर्सनैलिटी भी आपकी इवॉल्व होती है। आजकल देखते हो नेटफ्लिक्स आता है, ये सब आता है, पर आपके अंदर ये काबिलियत होनी चाहिए कि ये मूवीज आपका क्या कहते हैं कमजोरी ना बन जाए, कि आप मूवीज ही दिन भर देखते रहे हो, नेटफ्लिक्स अमेजॉन प्राइम पे सब्सक्रिप्शन ले लिया और देखते जा रहे हो। नहीं यार, मेरा वो मोटिव नहीं है। मूवीज देखने का मतलब ये है कि आप लोग पढ़ाई के साथ साथ लाइफ को थोड़ा थोड़ा
एंजॉय भी करते रहो, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कभी कभी माइंड रिफ्रेश करने के लिए, और मूवीज वैसी जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को इंप्रूव करे। मेरा मोटिव ये है बोलने का, समझे? क्लियर हो गया? जब तुम ये सब करते रहो, जब तुम पढ़ते रहो, कुछ भी एग्जाम देते रहते हो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट, मैं बार बार बोलता हूं, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट तुम्हारे पास होना ही होना चाहिए। अगर ये नहीं है बेटा, तुमने 1 2 3 जो हमारे सेक्शंस थे कि वोकैब पढ़ लिया, ग्रामर पढ़ लिया, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ लिया, कुछ फायदा नहीं होगा। जब तक तुमने पीवाईक्यू सेट तुम्हारे पास नहीं है कि तुम जब वोकैब सॉल्व कर रहे हो, तुम्हारे पास, तुम याद कर रहे हो वो कितनी बार पिछले 20-25 साल में पूछा गया है, वो सेट तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन पिछले 10 साल में कितनी बार पूछे गए हैं, तुम्हें ये नहीं पता, तो तुम्हारा एग्जाम में निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। निकल तो सकता है, किसी का भी निकल सकता है एग्जाम, कुछ नहीं कह सकते, पर एक जो स्टूडेंट के लिए कह रहा हूं मैं, जो बच्चा एवरेज है, जिससे अभी तक शुरुआत कर रहा है, तुम्हारे पास एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट होना चाहिए। जब भी तुम वोकैब पढ़ो, 1 घंटा पढ़ लिया, 10 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट देख लिए, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बस आंसर भी देखते जाओ उसके साथ साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आंसर भी देखते जाओ उस क्वेश्चन के। तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने आप धीरे धीरे तुम्हें क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तुमने कोई चीज पढ़ी, यूट्यूब पर पढ़ी या फिर किसी की क्लास ली, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें याद था, सर इसका आंसर ये है, वो तुम्हें एक कॉन्फिडेंस देगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि तुम्हारा एक सेक्शन जो है, जो पिछले साल से पूछा जा रहा है, वो तुम्हारा अपने आप स्ट्रांग हो गया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्या रहता है, क्योंकि एसएससी में आपके क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मैं एमटीएस का रिव्यू लेने के लिए गया हुआ था आपके नोएडा सेंटर पर, तो नोएडा सेंटर पे बच्चा एक मिला था मुझे, जो बोला था सर एमटीएस के लेवल पे जो इंग्लिश आ रही है, या सीजीएल का भी मैंने जब लिया था रिव्यू, बच्चे बता रहे थे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे वोकैब, हमने नए नए पढ़े तो वो आए ही नहीं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक आपका अस्त्र है, शस्त्र है, जो बोल दो, इसे कभी भी नहीं छोड़ना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, और इसे अलग से टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। आपने वोकैब आधा घंटा पढ़ा, आपने ग्रामर 1 घंटा पढ़ा, फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ग्रामर के 5 क्वेश्चन उसी वक्त लगा लिए, आंसर के साथ लगा लिए, याद नहीं किया आंसर के साथ, बार बार देखे वो क्वेश्चंस को, बार बार वो सेट लगाए, बार बार लगाया, रिविजन किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको अलग से उसके लिए समय देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आप बाद में देते हो मॉक टेस्ट के समय। आखिरी में मॉक टेस्ट देते जाना है। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट का एनालिसिस, मैं हर बार कहता हूं, मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट है। मतलब मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, आप कितनी गलतियां किस लेवल पे कर रहे हो, क्या आप कॉम्प्रिहेंशन में गलती कर रहे हो, क्या आप आपके क्लोज टेस्ट में ही गलती कर रहे हो, या पैसेज आपका कमजोर हो चुका है, या ग्रामर आपकी कमजोर है। 1 2 3 4 टेस्ट देने से अगर ग्रामर कमजोर हो जा रही है तो दिक्कत नहीं है। अगर 10 15 20 टेस्ट देने के बाद ग्रामर में तब भी कमजोर हो जा रही है, मतलब ग्रामर आपका वीक चल रहा है, तो ग्रामर पे आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, और उसको दोबारा पढ़ो, दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो उसके, फिर से उसको पढ़ो, स्ट्रॉन्ग करो उस पॉइंट को। वो कैब बार बार आपकी गलत हो रही है, 5 से 6 टेस्ट दे दिए, वो कैब में मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, किसमें, ईडीएम्स में, वन वर्ड में, फ्रेजल वर्ब्स में, दोबारा कॉपी खोलो, याद करो उसे रटने में, फिर देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर मॉक टेस्ट लगाओ। ऐसे जब आदमी रिपीट करता है, रिवीजन रिपीट, रिवीजन रिपीट, रिवीजन रिपीट, तब जाकर रैंक आती है। रैंक एक गोल्ड मेडल है, उस गोल्ड मेडल के लिए आपको तपना पड़ेगा, और ये 5 स्टेप इंग्लिश में तो फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमें कहता हूं कि मॉक टेस्ट बोलता है एक मॉक है, मॉक जो सही नहीं है, तो इसे निराश होने की जरूरत नहीं होती है, इस पर काम करने की जरूरत होती है, ठीक है। मजा आया वीडियो में? क्या ये हेल्प मिली इस वीडियो में, कि मुझे बताओ मजा आया कि नहीं वीडियो देखने में? अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, और बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मुझे मजा आ रहा है वीडियो देखने में, अब मैं इस पर लागू करूंगा और आपको आने वाले 1-1.5 साल में रैंक जरूर लाकर दूंगा, ये मैं वादा करता हूं। कितने लोग प्रॉमिस कर सकते हैं मुझे बताइए? और ये नहीं कहना कि सर को प्रॉमिस कर दिया है मैंने तो अब रैंक नहीं आ पाएगी तो क्या करूंगा। अरे आप जब वादा करके जाते हो तो आपके ऊपर एक दायित्व आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अब आप मैच्योर हो चुके हो, आपने किसी से कुछ वादा किया है तो आप उसके लिए पढ़ाई करोगे, इस चीज पर काम करो।
ये मत सोचो कि सर से वादा कर दिया रैंक नहीं आई तो सर को क्या बोलेंगे। अरे कुछ नहीं, तुम स्टूडेंट हो मेरे। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तुम अपने ऊपर लोगे कि सर से वादा कर दिए हैं रैंक लेकर आएंगे, तो तुम शिद्दत से मेहनत करोगे। हमारे पास एक तरीके से रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि जितनी वैकेंसी है उससे 1.5 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना बच्चे एग्जाम देने के लिए आते हैं, और उसमें से मान लेते हैं कि आधे से ज्यादा बच्चे फालतू आते हैं। कंपटीशन आपके कम ही लोगों में होता है, तो अच्छे बच्चों में जो कंपटीशन होता है तो उसमें भी कुछ बच्चे छट जाएंगे। पर जिसने शिद्दत वाली मेहनत की है उसका अभी नहीं तो कल तो पक्का हो जाएगा। इस बात का वादा करो कि शिद्दत वाली मेहनत करोगे और तुम्हें कभी ना कभी तो रैंक आ ही जाएगी आने वाले 1.5 साल के अंदर, क्योंकि इतने एग्जाम्स हैं। एसएससी है, एसएससी में ही आपके 5 एग्जाम होते हैं, जीडी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, फिर एनडीए, सीडीएस है, सीएपीएफ है, बीएसएफ के एग्जाम्स उसके अंदर आ जाते हैं सारे के सारे, बैंक के एग्जाम्स हैं। तो आपके पास हैं, रेलवेज के एग्जाम्स हैं, एनटीपीसी के एग्जाम्स हैं, आपके पास एग्जाम के लेवल की प्रचुर मात्रा है। जीडी की अभी 80,000 वैकेंसी आ गई है। तो आपके पास अगले साल आपका चुनावी वर्ष है, एकदम लग जाइए एग्जाम्स के लिए, और सर को एक खुशखबरी जरूर दीजिएगा और मिठाई का पैकेट जरूर लेके आइएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।